उफ पापा जी, आपने तो पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी सुधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना आपको। आप बच्चे तो है नहीं। अपनी बहू प्रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर सुशील जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में उन्हें ही इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो कि क्या सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से उनके नम हो गए थे। सोफे पर बैठे बैठे ही वो सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक ही सिमट कर रह गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता है उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाना था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे, लेकिन मजाल है कि बहू कभी सर्दी में आग भी जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी हुई दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। वो ये सब सोच रहे थे, तभी उनकी पत्नी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आकर बैठ गई। अपने पति को वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। अब पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे रमेश के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनकी पूरी जिंदगी कट रही थी। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की सुनती। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे हुए थे। नौकर चाय रख के गया, 2 की जगह 3 चाय का कप उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ रमेश पीता था, और वो उनके साथ बैठ के कभी चाय पीता ही नहीं था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, तो फिर आज। तभी रमेश वहां पर आकर बैठ गया और उनके साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी थी। ये वही रमेश है जो छोटा था तो उसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। सुनील जी कितना भी थके हों, वो रमेश के साथ खेलते जरूर थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक कर सो नहीं जाता था। लेकिन आज एक अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी सुनील जी की पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। रमेश, अगले महीने ही तो प्रिया के भाई की शादी है ना? हाँ माँ, मैं आप दोनों से उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए प्रिया का परिवार शादी के लिए हमारा ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में ही तो है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर सुनील जी गुस्से से लाल हो गए। फिर भी वो अपनी आवाज को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को तुम दूसरा घर दिलवा दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। आखिर हम क्यों शिफ्ट हो कहीं पर? पापा, आप भी ना गजब करते हो। वो प्रिया के घर वाले हैं। हमारे इतने बड़े घर के रहते हुए उनके लिए हम दूसरा घर देखें? अब प्रिया ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो तो यहीं आएंगे। कहकर रमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से उनकी बहू की आवाज भी आने लगी थी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी, और उसे सुनील जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज सुनील जी की पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और सुनील जी ने उन्हें अपना कंधा दिया।
जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम को सुनील जी सैर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने अपने ससुराल गया है, और वो भी बिना बताए। सुनील जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे थे ना जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर वो अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद रमेश अपने परिवार के साथ जब लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। चौकीदार बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही वो उनके पास पहुंचा और एक चाबी उन्होंने रमेश के हाथ में दी और एक चिट्ठी भी। रमेश चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत सुनील जी का था, रमेश के नाम। रमेश बेटा, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं और 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है ना तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, लेकिन तुम्हें नहीं बताया था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर देख लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब जब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। और जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी चाबी तुम्हारे हाथ में है, वो घर मेरे और तुम्हारी माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रख लेना, और अगर तुम्हें हम पर गुस्सा आ रहा हो या तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे आड़े आ रहा हो तो ये चाबी वापस कर देना। लेकिन माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। पिता का खत पढ़ते ही रमेश जड़ हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं था कि वो आंसू पश्चाताप के थे या इतने बड़े से घर को खोने के, या फिर इस एहसास के टूटने के कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।